क्या है, सुएज नहर जोड़ती है, यानी सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, सुएज नहर के बारे में अगर बात करें तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। अच्छा, सुएज नहर के बारे में और एक आध क्वेश्चन बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में फटाफट छापिए। सुएज नहर के साथ में एक और नहर के बारे में जानिए, पनामा नहर। पनामा नहर ये किसको किसको जोड़ती है? पनामा नहर जो जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर। तो ध्यान रखिएगा, सुएज नहर से प्रश्न पूछा गया था कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, जबकि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। सुएज नहर, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था और ये आम पब्लिक के लिए कब खोला गया, इसका उद्घाटन कब खोला गया? ये कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। हम लोग तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, आप लोगों को जो अभी प्रश्न दिए थे बनाने के लिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए क्वेश्चन था कि सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था, निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1859 ईस्वी में। निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था? 1859 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1869 ईस्वी तक ये बनकर कंप्लीट हो गया। 1869 में ही आम पब्लिक के लिए इसको खोला गया, यातायात के लिए इसको कब खोला गया? 1869 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से सुएज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है और इसका निर्माण कार्य 1859 ईस्वी में शुरू हुआ, 1869 ईस्वी में बनकर ये तैयार हुआ, जबकि ये आम पब्लिक के लिए खोला गया 1869 ईस्वी में। सुएज नहर किस देश में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मिस्र में है। ये किस देश में है सुएज नहर? तो ध्यान रखिएगा, मिस्र के अंदर है सुएज नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आप देख लेते हैं हम लोग। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया था भारतीय रेलवे से कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे की जो शुरुआत हुई है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। कहां से कहां पहली बार रेलगाड़ी चली? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच में पहली बार रेलगाड़ी चली थी। मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और भारत में रेलवे की शुरुआत किसके द्वारा करवाई गई? तो ध्यान रखिएगा, भारत में रेलवे की शुरुआत डलहौजी के द्वारा कराई गई। डलहौजी, इसी डलहौजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी। अच्छा, आप बताइए, ये जो रेलगाड़ी था, भारत में पहली बार रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच में चली, इस रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी इस रेलगाड़ी का नाम था। अच्छा, वर्तमान समय की बात करें तो भारत में कितने रेलवे जोन है? वर्तमान समय में कितने रेलवे जोन की संख्या कितना है? 18 रेलवे जोन है, जबकि डिवीजन की संख्या की बात करें, डिवीजन, तो डिवीजन कितना है? 67 डिवीजन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भारतीय रेलवे से। और भारत में अगर बात करें रेलवे, भारत में रेलवे की शुरुआत डलहौजी के द्वारा करवाई गई। कहाँ पहली बार चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच में। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, और इस रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे में कितने जोन है? 18 रेलवे जोन है, जबकि डिवीजन की बात करें तो कितने डिवीजन है? 67 डिवीजन है। तो ये इस तरह से रेलवे से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अगला जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी से संबंधित। जीएसटी भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की अगर पूर्ण रूप की बात करें तो क्या आता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी भारत में कौन सा संविधान संशोधन करके द्वारा जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया है ना। 101वां संविधान संशोधन करने के बाद भारतीय संविधान के अंदर किसको लागू किया गया? जीएसटी को।
जीएसटी भारत में जो लागू हुआ 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू हुआ है। ठीक है। अगर जीएसटी के प्रकार की बात करें तो जीएसटी 0%, 5%, 12%, 18% और 28% ये जीएसटी के प्रकार है। यानी कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% ये जीएसटी के अंदर रहा है। और अगर हम लोग बात करें जीएसटी भारत में जो लागू किया गया किस समिति के सिफारिश पर, जीएसटी भारत में जो लागू किया गया किस समिति के सिफारिश पे? विजय केलकर समिति के सिफारिश पे भारत में जीएसटी लागू किया गया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए जीएसटी भारत में जो लागू किया गया किस समिति के सिफारिश पे? विजय केलकर समिति के सिफारिश पे भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी को समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी को किसके अंदर रखा गया है? समवर्ती सूची के अंदर रखा गया। यानी कि जीएसटी पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। ठीक है, इसलिए इसको किसके अंदर रखा गया है? समवर्ती सूची के अंदर। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के जो वित्त मंत्री होंगे वही जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष। वर्तमान समय में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो निर्मला सीतारमण। इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वर्तमान समय में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, असम। जीएसटी भारत का पहला राज्य जहां की जीएसटी लागू किया गया वो कौन सा राज्य है? असम। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? असम। जीएसटी किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 279 के अंदर है। किस भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर रखा है जीएसटी को? तो अनुच्छेद नंबर 279 के अंदर रखा है। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड लेवल पे कि पूरे विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश के अंदर लागू किया, तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस में। विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश के अंदर लागू किया गया है? फ्रांस में। कब लागू किया गया? 1954 में। अब जीएसटी से संबंधित एक प्रश्न हम आप लोगों को देंगे जो कि उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जीएसटी से बाहर किस किस वस्तु को रखा गया है? जीएसटी से बाहर किन किन वस्तुओं को रखा गया, इसका आंसर आप लोग कहां पर देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और कमेंट बॉक्स आपका यहाँ पर है, ये इसके अंदर बताएंगे कि जीएसटी के बाहर किन किन वस्तुओं को रखा गया है। और इस क्वेश्चन को आप लोग तब तक बताइए, हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन को पढ़ने के पहले ये जान लीजिए कि जीएसटी से बाहर किन किन वस्तुओं को रखा गया। सबसे पहले याद रखिएगा अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सारे वस्तुओं को जीएसटी से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया। ध्यान रखिएगा, अल्कोहल तो इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सभी वस्तुओं को जीएसटी से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था एल्केन का सूत्र, रासायनिक सूत्र पूछा गया था सिंपल में कि एल्केन का सूत्र बताइए। तो एल्केन का सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। ध्यान रखिएगा, एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। एल्केन का सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। एल्किन की बात करें, एल्किन में होगा CnH2n होगा, ये एल्किन का सूत्र। जबकि एल्काइन की बात करें तो एल्काइन का जो सूत्र होगा CnH2n-2। एल्काइन का सूत्र क्या होगा? CnH2n-2। ये तीनों क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, तीनों का फॉर्मूला। एल्केन का बात करें तो CnH2n+2, एल्किन का बात करें तो CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था पीएच स्केल से संबंधित। पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल का खोज सबसे पहले ये जान लीजिए किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच स्केल का खोज किसने किया है? सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया। और पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल का जो मान होता है 1 से 14 के बीच में होता है। पीएच स्केल का मान कितना से? 1 से 14 के बीच में। और अगर 7 से अधिक हो, अगर जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से प्लस, तो वो क्या होता है? क्षारीय होता है। 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय। और 7 केवल पूरा कंप्लीट अगर 7 है तो उसका मतलब वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है। वो क्या होगा? उदासीन होगा। और 7 से अगर कम होगा तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर जिस वस्तु का पीएच स्केल 7 से कम होगा वो वस्तु क्या होती है?
अम्लीय होती है। ठीक है, तो पीएच स्केल का खोज किसने किया है? सोरेनसन ने। ठीक है, एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, अनीला। देखो ये सूत्र है, एक छोटा ट्रिक है, अनीला। ओ से हो जाएगा अम्ल, अम्ल जो है ये अम्ल, नो से हो जाएगा नीला। अम्ल क्या होता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान रहेगा, अनीला, अनीला। तो ओ से हो जाएगा अम्ल, और अम्ल क्या करता है? अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रहेगा, अनीला। अम्ल क्या करेगा? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। एक याद रखिएगा, छालिनी, छालिनी, छालिनी। छालिनी में क्या होगा? देखिए ये छ से हो जाएगा क्षारीय, अब छ से क्या आ जाएगा? ये क्षारीय। क्षारीय जो है, क्षारीय लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अनीला, अनीला और छालिनी। छालिनी में क्या होता है? लाल लिटमस पत्र को वो नीला कर देता है। कौन? क्षारीय। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएं। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ धातुओं का मिश्र धातु। जैसे बात कर ले पीतल, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु? कई बार एग्जाम में पूछा गया, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल की बात करें तो तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता को मिला के क्या बनाया जाता है? पीतल। अगर हम लोग कांसा की बात करें, कांसा, कांसा जो बनाया जाता है वो तांबा और टीन को मिलाकर। कांसा किसके द्वारा बनाया जाता है? तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। वहीं पर सोल्डर की बात कर ले, सोल्डर, सोल्डर जो बनाया जाता है सीसा और टीन को, सीसा और टीन को मिला के क्या बनाया जाता है? सोल्डर। अगर जर्मन सिल्वर की बात करें, जर्मन सिल्वर, तो तांबा, जस्ता और निकेल, तांबा, जस्ता और निकेल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जर्मन सिल्वर बनेगा। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। नाइट्रोजन का परसेंट, नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? और ये है आपका कमेंट बॉक्स, यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 46% होता है। कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। देखिए इसमें कुछ देख लेते हैं हम लोग, भौतिक राशि एवं उसके मात्रक। कुछ भौतिक राशि है और उसका मात्रक, एसआई मात्रक। तो एक तरफ में हम लोग लिखे हैं भौतिक राशि, दूसरे तरफ में लिखे हैं मात्रक। इसमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। अगर हम सबसे पहले बात करें ताप, ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होगा? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा? केल्विन। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा? केजी। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। आवेग की बात करें, आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होगा? न्यूटन सेकंड। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। प्रेरक की बात करें, प्रेरक का मात्रक होता है हेनरी। प्रेरक का क्या मात्रक होगा? हेनरी। ज्योति फ्लक्स की बात करें, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? ल्यूमेन। दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। ध्यान रखिएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। विद्युत आवेश की बात करें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होगा कूलम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा? फैराडे। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराडे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? वेबर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला। शक्ति का एसआई मात्रक वाट। तो इस तरह से हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक बताए। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी प्रश्न है उसको हम आगे इसके बाद बता रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त, और ये गुप्त वंश का शासक था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। और यहाँ पर किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म के समय नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन,
के समय में ह्वेनसांग भारत आया था और इसी ह्वेनसांग ने यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में अपना पढ़ाई पूरा किया था। और उसी ह्वेनसांग ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम है सियूकी। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय को ये बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। ध्यान रखिएगा, ध्वस्त किसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय को? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिलिकॉन वैली किस राज्य में? सिलिकॉन वैली, तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। लेकिन साइलेंट वैली, ये भी ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली केरल, ध्यान रखिएगा साइलेंट वैली कहाँ? केरल। केरल को कहा जाता है साइलेंट वैली और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। ये बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। ध्यान रखिएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और इस कर्नाटक का अभी सबसे एक नवीनतम जिला बना है जिसका नाम है विजयनगर। नवीनतम जिला, कर्नाटक का नवीनतम जिला का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा विजयनगर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को, साइलेंट वैली केरल को। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी। इस कर्नाटक का नवीनतम जिला बना है जिसका नाम है विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। एक प्रश्न पूछा गया था, मराठा पत्रिका की रचना किस भाषा में किया गया था? सबसे पहले ये जानिए मराठा पत्रिका जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये मराठा पत्रिका का प्रकाशन कराया गया है। मराठा पत्रिका का जो प्रकाशन कराया गया था किस भाषा में? तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजी में। किस भाषा में कराया गया था? अंग्रेजी में। और इसी बाल गंगाधर तिलक ने एक प्रसिद्ध और पत्रिका लिखा था जिसका नाम है केसरी। ये केसरी पत्रिका का जो भाषा था, केसरी पत्रिका किस भाषा में लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा मराठी में। केसरी पत्रिका किस भाषा में लिखा गया था? मराठी में, ध्यान रखिएगा। और मराठा पत्रिका जो लिखा गया था वो किस भाषा में? अंग्रेजी में। और ये दोनों पत्रिका मराठा और केसरी, ये दोनों पत्रिका की रचना किसके द्वारा किया गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो प्रसिद्ध पत्रिकाएं लिखी गई है। एक पत्रिका है मराठा, दूसरा पत्रिका है केसरी। मराठा पत्रिका का जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी है, जबकि केसरी पत्रिका का जो भाषा है वो क्या है? मराठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न जो दिया गया इस बार, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो ध्यान रखिएगा बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में। कब अलग हुआ? 12 में। और 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो इस बिहार के अंदर बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता था? बिहार कहलाता था। बिहार जब बंगाल से अलग हुआ तो इस बिहार के अंदर कौन कौन सा राज्य था? बिहार भी था, उड़ीसा भी था और झारखंड भी था। अब उसके बाद क्या हुआ? इस बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। कब उड़ीसा अलग हुआ? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। पहले बिहार अलग हुआ किससे? बंगाल से। बिहार अलग हुआ बंगाल से 1912 ईस्वी में, जबकि फिर बिहार से उड़ीसा अलग हो गया कब? 1936 में। और उसके बाद फिर से जो है इस बिहार से झारखंड अलग हो गया। ध्यान रखिएगा झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया। किससे? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया। किससे? बिहार से। अब अकेले बिहार रह गया है भाई साहब। और अब अभी बिहार से मिथिलांचल राज्य का अलग राज्य का मांग किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रश्न था बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ। और इस बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ। और इसी बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम व्यापारी। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी ये कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। और ये पुर्तगाली जो थे किस महादेश से आए थे? तो ध्यान रखिएगा यूरोप से। किस महादेश से आए थे? भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ये पुर्तगाल देश से आए थे और ये यूरोपियन थे। यानी कि महादेश की बात करें
तो किस महादेश से? यूरोप महादेश से। और इस यूरोपीय पुर्तगाली यात्री का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा। यात्री का क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इस पुर्तगाली यात्री का नाम था। कब आया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा 17 मई 1498 ईस्वी को। कहां पर आया था? केरल के कालीकट में। केरल के कालीकट में आया था। ध्यान रखिएगा कहां पर आए थे? केरल के कालीकट। और इसी कालीकट का नाम बदल के अब कर दिया गया है कोझीकोड। इस कालीकोट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कोझीकोड। ध्यान रखिएगा कोझीकोड। इस कालीकोट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अब कोझीकोड नाम बदल के कर दिया गया है। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। और ये किस महादेश से आए थे? तो यूरोप से। उस यात्री का क्या नाम है? यात्री का नाम है वास्को डी गामा। कब आए थे भारत? 17 मई 1498 ईस्वी को। कहां पर आए थे? केरल के कालीकट में आए थे। कहां पर आए थे? केरल के कालीकट में। और इसी कालीकट का नाम बदल के अब क्या कर दिया है? कोझीकोड। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन था किससे? भारत आने वाले प्रथम यात्री, प्रथम व्यापारी। अगर आप लोगों से प्रश्न में पूछा जाए भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? यूरोपीय यात्री, तो भी आंसर क्या होगा? वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? यही आंसर होगा वास्को डी गामा। ठीक है, अगर आप प्रश्न आएगा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा कब आए थे? 17 मई 1498। कहां पर आए थे? केरल के कालीकट में। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे भाई आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। धन्यवाद।